तो मैम से बात कर लिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? राखी कुमारी। राखी जी, ये बताइए कि यहाँ पर आकर इन बच्चों को कुछ सिखाकर आप कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुशी होती है ये लोग को पढ़ा करके। और ये जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें और यहाँ जो मंदबुद्धि या विकलांग या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, इन दोनों को सिखाते समय किस प्रकार की तुलना महसूस करती हैं? नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको बताने में माने कि उतना माने कि दिक्कत नहीं होता है। वो लोग है ना कि वो लोग ये बच्चे इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो हृदय के एकदम सच्चे होते हैं, तो ये लोग को बताने में हमको ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, और इनको जैसा समझाइए, जैसा बताइए, ये भली भांति उसे पूरा करने का संकल्प उठाते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये अपनी नन्ही नन्ही से हाथों से प्यारी प्यारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और जब ये वस्तुएं बनकर तैयार हो जाती हैं तो इन्हें देखकर ऐसा नहीं महसूस होता है कि ये बच्चे मानसिक, शारीरिक या फिर विकलांग बच्चे हैं। तो आइए दर्शकों, आप चलते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के पास, उनके गार्जियंस के पास, जिनकी प्रतिभा अभी अभी हमने आपको दिखाई। ये बच्चे कला में बहुत ही आगे हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में जब ये कला में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी बहुत जानकारी पे ये सफलता के किस चरण पर पहुंचेंगे, इसकी जानकारी आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ गार्जियंस बैठे हैं, तो आइए इनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राधा देवी। आपका बच्चा यहाँ है। जिस वक्त आपने अपने बच्चे को नहीं डाला था और डालने के पश्चात आप इन दोनों समय अवधि में किस प्रकार का तुलना महसूस करती हैं? कुछ यहाँ प्रोग्रेस देखें, पहले कुछ नहीं बोलती थी, उतना पढ़ना भी नहीं जानती थी, लेकिन इस स्कूल में दाखिला के बाद काफ़ी कुछ पढ़ने लगी, काफ़ी कुछ बोलने लगी, हर चीज़ हर काम अपना स्वयं करने लगी। बहुत अच्छी बात है। और आपकी बेटी है, तो शिक्षा के अलावा यहाँ पर उसे किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है? यानी वो और कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग? सिलाई, कढ़ाई, फिर आपको ये पेंटिंग में कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप बताइए मैम, किस तरह से आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ भेद किया जाता है? बच्चा को जब भी बाहर हम लोग निकालते हैं तो मोहल्ला पड़ोस वाला लड़का लोग को इसी तरह से चिड़गाई से महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा जो है इस तरह इसी लोग को बोला, इसलिए हम लोग और समाज थोड़ा हे दृष्टि से देखता है। और उनके फ्रेंड्स का जो कि सामान्य है, नॉर्मल है, या रिश्तेदार में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, आप बताना चाहेंगी? मेरे साथ तो कोई ऐसा खराब व्यवहार नहीं होता है। यानी कि आपके रिश्तेदार काफ़ी अच्छे हैं और सब प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़े। शुरू में तो ये सब बहुत मैंने कि इसमें बहुत से चेंजिंग नहीं था, मगर अब आने से यहाँ थोड़ा सा हल्का से लिखना और पढ़ना सीख गया है। इसमें बोलने आता है, मगर दूसरे को हम लोग समझ जाते हैं, परिवार के लोग, बाहरी लोग को इतना समझ नहीं पाता है कि ये लोग मतलब कि ये सब ठीक से बोल पाते हैं। आप लोगों में ऐसा होता है कि रिश्तेदार जो है वो कहते हैं कि अरे ये तो मंदबुद्धि है और कैसे मेरा बच्चा इससे बात कैसे करे? ऐसा कुछ नहीं? या फ्रेंड्स के किसी बच्चे हैं या पास पड़ोस में कोई रहता है तो ऐसा ये नन्ही नृत्यांगना इस सुंदर परिधान में सज धज कर कौन सा नृत्य प्रस्तुत कर रही है? अरे ये तो हमारे भारतीय पारंपरिक नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य कथक को प्रस्तुत कर रही है। भाई वाह, बहुत खूब। हर एक ताल पर इतना अच्छा संगत, इतना अच्छा संगम पेश कर रही है यह नन्ही नृत्यांगना। आपका नाम क्या हुआ? शोभा कुमारी। अच्छा शोभा, ये बताइए कि आप इस संस्थान में पढ़ती हैं, कौन से क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। स्टैंडर्ड 1 में पढ़ती हो। और जो तुम इतनी प्यारी सी लग रही हो, सजी हुई हो, तो तुमने डांस दिखाया अभी अभी हमारे दर्शकों को, तो ये कौन सा डांस था? कथक नृत्य। अच्छा, कथक नृत्य दिखाया, क्लासिकल डांस किया तुमने। तो दर्शकों, इस तरह आपने देखा कि इस नन्ही नृत्यांगना ने अभी अभी कथक नृत्य के द्वारा आप दर्शकों का मन मोह लिया। यह उभरती कलाकारा अवश्य ही आने वाले समय में कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकती है। सामान्य बच्चों से किसी भी क्षेत्र में न पिछड़ने का योगदान
हम पूरे तौर पर इन संस्था के प्रशिक्षकों को दे सकते हैं। यानी कि दर्शकों हम ये कह सकते हैं कि इन बच्चों को अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा और ये आगे बढ़कर कुछ बन सकते हैं अपने इस वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। आप ये बताइए कि आपकी जो ये संस्था ये केवल पटना में ही या इसकी कुछ ब्रांच भी है? जी, इस संस्था के ब्रांच दरभंगा में भी है और अभी मेरा रांची में खोलने का प्लान है और मुजफ्फरपुर में खोलने का प्लान है। दरभंगा में जो यह यूनिट है वो सेवा आश्रम के नाम से चल रहा है। एक समर्पण है जो चाइल्ड कंसर्न का एक यूनिट है और उसी प्रकार चाइल्ड कंसर्न का यूनिट सेवा आश्रम जो दरभंगा में भी चल रहा है। आपके द्वारा जो मोबाइल वैन कैंप लगाया गया है इसमें किस किस चीज़ों का आयोजन होता है? मोबाइल वैन द्वारा हम लोग गाँव में जाकर वहाँ बच्चे को डिटेक्ट करते हैं कि वो किस प्रकार के विकलांगता है, जैसे डिफरेंट मानसिक विकलांग है या श्रवण विकलांग है या शारीरिक विकलांग है या दृष्टिहीन है। तो विकलांगता को पहचान करके हम उसको सेंटर में लाते हैं और उसके बाद उसको पुनर्वास की व्यवस्था हम लोग करते हैं। आपकी जो ये संस्था ये एक एनजीओ है यानी स्वयंसेवी संस्था है, तो इसमें हमारे बिहार राज्य की सरकार जो है ये किस हद तक आपको सहायता प्रदान करती है? राज्य से तो बिहार सरकार से कुछ भी मदद मुझे नहीं मिलती है। यहाँ तक मैंने कितने बार अप्रोच किया हूँ कि किसी प्रकार की इसकी मदद दी जाए, किसी प्रकार की मदद है वो हम लोग से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। किसी प्रकार की मदद मुझे नहीं मिलती, ये कोई भी आर्थिक मदद या किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलती है। ये समर्पण संस्था जो है बिल्कुल माता पिता के सहयोग से ही चलता है। समाज के उन वर्गों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ जो कि इन मंदबुद्धि बच्चों में सामान्य बच्चों से भेद करते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने दें और इन्हें समाज का एक अहम हिस्सा समझिए और तब आप देखिएगा कि हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था और महात्मा गांधी और बापूजी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस देश की कल्पना की थी, जिस भारत की कल्पना की थी, वह सपना कैसे साकार हो सकता है। हमारे देश के बारे में एक कवि ने बिल्कुल सही कहा है कि अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। एक राह के हैं मीत, मीत एक प्यार के, एक बाग के हैं फूल, फूल एक हार के। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन बच्चों को भी समाज का एक अहम हिस्सा बनाइए और इन्हें प्यार दीजिए, इन्हें सहानुभूति मत दीजिए। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।